नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संघीय न्यायपालिका यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार इत्यादि के बारे में बताया था। तमाम विद्यार्थी हमसे कह रहे थे बहुत दिनों से, और मेरी भी इच्छा थी कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाऊं जो बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीति विज्ञान के तो विद्यार्थी को जानना ही चाहिए, लेकिन हर उस भारतीय नागरिक को जानना चाहिए जो संविधान की समझ रखता है या फिर मौलिक अधिकारों की बात करता है, उनको जानना चाहिए। यह विषय था संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी। अब देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी है। इसको कहानी की तरह समझा जाए और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे बीच बीच में हम देखेंगे उनको, और थोड़ा सा लंबा बनेगा वीडियो, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस तथ्य को समझाने में मैं सफल रहूंगा। और अगर आपको जब लगे कि लंबा वीडियो है, थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, 2-4 मिनट रिलैक्स कीजिएगा, उसके बाद आराम से वीडियो को देखिएगा और जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको पेन कॉपी से नोट डाउन भी कीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें जो दोनों मैंने आपको पढ़ाई हैं। एक, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, और दूसरा भाग 4 में DPSP। देखिए, भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, और जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की है। और DPSC 36 से लेकर 51, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तक। वास्तव में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है, संविधान के मूल संरचना या मूल ढांचे का सिद्धांत है, इसकी पटकथा फिल्म देखते हैं आप, तो फिल्मों में एक कोई महत्वपूर्ण तत्व होता है, एक महत्वपूर्ण कोई कैरेक्टर होता है या महत्वपूर्ण कोई विषय होता है जिसमें पूरी फिल्म की पटकथा लिखी जाती है। वैसे ही इस बेसिक स्ट्रक्चर की पटकथा जो है वो उसकी पटकथा इसी भाग 3 और भाग 4 के आपसी संबंधों को लेकर लिखी गई। कहानी की तरह इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिए और समझिए। देखिए, ये जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यानी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये केवल निर्देशक तत्व है। यानी राज्य से यह आशा की गई, संविधान निर्माताओं ने यह आशा की कि राज्य अपनी नीतियां बनाने में इनका पालन करेगा। इनके लिए, इनके अगेंस्ट आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि भाई राज्य को नीति निदेशक तत्व मिले हुए हैं और राज्य ने उस नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत कोई कार्य किया, और आप इस नीति निदेशक तत्व को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में, जबकि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं। अब इस मौलिक अधिकार और DPSC, इन दोनों का उद्देश्य था कि भारतीय नागरिकों के लिए सुविधा दी जाए। जैसे मौलिक अधिकार, वह मौलिक इसलिए है कि संविधान ने कुछ ऐसे प्रदत्त मौलिक अधिकार दिए हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। मूल इसलिए है कि यह हमारे जीवन के आधार है। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से राज्य सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे यह असमानता की खाई समाप्त हो सके और सभी वर्गों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, सभी मुख्य धारा में जुड़ सके। आपको पता है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया तो स्वतंत्रता आंदोलन में
अमीर गरीब, महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा वर्ग, सभी ने साथ दिया। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐसा लगा कि जब सभी वर्गों ने साथ दिया है, उन्होंने सपना देखा है, हर आदमी के स्वतंत्रता का सपना अलग था, हर आदमी के स्वतंत्रता का उद्देश्य अलग था, तो उनको यह लगा कि हमको भी तो लाभ मिलना चाहिए। तो वास्तव में ये जो डीपीएसपी है, इसमें एक समाजवादी विचारधारा, और नेहरू जी जो कि समाजवादी विचारधारा के समर्थक भी थे, उस समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आय की असमानता को समाप्त करने की बात की गई कि कोई खा खा के मर रहा है, कोई खाने बिना मर रहा है, किसी के पास अधिक से अधिक बहुत अधिक अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, जमीनें हैं, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, अपनी 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। तो भाई संविधान बना, और संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भी था कि भारत के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चला जाए। जिन सभी वर्गों ने मिलकर स्वतंत्रता दिलाई है, उन सभी वर्गों के इच्छाओं की पूर्ति, उन सभी वर्गों के स्वतंत्रता के हितों का संवर्धन किया जाए। तो डीपीएससी में सामाजिक और आर्थिक, कह सकते हैं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, आय की असमानता को समाप्त करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास करने की बात इस डीपीएससी में कही गई। और उधर मौलिक अधिकार दिए गए कि मौलिक अधिकार आपके मौलिक हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार दिए गए, इसमें जो 12 है, अनुच्छेद 12, यह राज्य को परिभाषित करता है। हमको इसकी चर्चा नहीं करनी है। इस मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद है 13, 13(1), 13(2) और 13(3). ये जो अनुच्छेद है, इसकी चर्चा हमें करनी है। और इन अनुच्छेद, भाई अगर देखें आप 14 को, तो समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि सबको समान संरक्षण देगा, ये तो मूल समानता है। उसके बाद 15, 16, 17, 18 उसके सपोर्ट में बनाए गए। अनुच्छेद 15 और 16 ये दोनों शैक्षणिक आधार पर कुछ वर्गों के आरक्षण की बात करते हैं। ये कब आया, ये तो बाद में आया, लेकिन शुरू में सबको समान बनाने की बात की गई। लेकिन जब देखा जाए, जब राज्य ने उन लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, नेहरू जी की सरकार बनी, तो इस मार्ग में बाधा इस मौलिक अधिकार आ गए। अब एक मामला आया, चंपक राजन का मामला, जिसमें डीपीएससी के पालन में सरकार ने यह कह दिया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित लोग हैं, उनको शिक्षा दिलाने के लिए, उनको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए। तो जो लोग आरक्षण प्राप्त नहीं कर रहे थे, यानी सामान्य वर्ग के लोग थे, उनको दिक्कत हो गई। दिक्कत होना भी था, उनको लगा कि नहीं, हमारे राइट्स हमारे बाधित हो रहे हैं, मौलिक अधिकार है समानता का। तो फिर वो कोर्ट में गए। चंपक दोराई का मामला था ये, कोर्ट में गए। इस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग में था कि अगर हम डीपीएससी का पालन कर रहे हैं तो ये मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, और मौलिक अधिकार प्रभावित होगा तो लोग जाएंगे ही जाएंगे कोर्ट में। तो नेहरू जी की सरकार ने अनुच्छेद 15 में 15(4) करके 16 में संशोधन करके जोड़ दिया। पहले संविधान संशोधन में शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य के मामले में कि भाई इनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी ताकि इनके मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकें, क्योंकि ये दबे कुचले वर्ग के। अब मैटर आता है यहां अनुच्छेद 13 का। दो संविधानों के अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 368
जो संविधान के भाग 20 में है, संविधान संशोधन की शक्ति भारतीय संविधान की, और दूसरा अनुच्छेद था 13। और इन दोनों के बीच विवाद, लेकिन विवाद का मूल प्रश्न है डीपीएससी का पालन कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो प्रथम संशोधन किया गया संविधान का पहला संशोधन 1951 में। उसमें संशोधन करके एक पहले 8 अनुसूचियां थी, एक नवी अनुसूची आई, 9th शेड्यूल। अब इस नवी अनुसूची के आने के पीछे एक और कारण था कि अभी चंपक दोहराई का मामला आ गया था, शिक्षा में आरक्षण का मामला। दूसरा एक मामला था भूमि अधिग्रहण का मामला, कि किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि थी या कोई सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए भूमि। तो आपके संविधान में पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, उसमें 31 अनुच्छेद 31 संपत्ति का मौलिक अधिकार था। इस अनुच्छेद 31 में 1 और 2 था। यह कहता है अनुच्छेद 31 कि अगर किसी से भी कोई संपत्ति ली जाएगी, कोई भी संपत्ति किसी से ली जाती है तो उसका प्रॉपर मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेशन। और ऐसा नहीं कि ये कोई जमीन किसी से ली जा रही है तो जमीन किसी व्यक्तिगत हित या लाभ के लिए लिया, वो ऐसा होना चाहिए कि सार्वजनिक हित के लिए, जैसे रेलवे के लिए जमीन ले ली, सड़कों के लिए जमीन ले ली। तो 2 चीजें थी 31 में कि एक तो जमीन लेंगे तो पूरा कंपनसेशन देंगे, और दूसरा वह सार्वजनिक हित के लिए जमीन लेंगे। यह मौलिक अधिकार था। और अगर डीपीएससी का माने तो अगर सरकारी जनता के उन वर्गों के हित के संवर्धन में जमीनों का अधिग्रहण करना है और गरीबों को जमीन देना है तो मौलिक अधिकार प्रभावित। और मौलिक अधिकार अगर प्रभावित हुआ तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे ही आरक्षण का मामला था कि अगर इनको आरक्षण देकर उनके सपनों को साकार करे, समाजवादी विचारधारा को साकार करे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण दे, तो मौलिक अधिकार प्रभावित, 15 प्रभावित, तो आप कोर्ट में जा सकते। तो चूंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी, सब स्वतंत्रता के हुजूम में झूम रहे थे, स्वतंत्रता की लहर में झूम रहे थे, और कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान था। कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत था, उनके इस बहुमत की सरकार बन गई। आधे से अधिक राज्यों, मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, यानी सब कुछ कांग्रेस के हाथ में था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस डीपीएससी को लागू कराने के लिए, कि इस डीपीएससी के लागू कराने में कहीं यह मौलिक अधिकार बाधा ना आ जाए, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 15, 16 बाधा ना आ जाए, इसलिए उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन कर दिया, और संशोधन करके 15 में जोड़ दिया, और उधर अनुच्छेद 31 में क ख जोड़ दिया। जोड़कर एक 9th शेड्यूल, नवी अनुसूची ला दी, और कानून बना दिया संसद ने कि इस नवी अनुसूची से संबंधित विषय में जो भी इस 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, उससे संबंधित विषय में हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अब बड़ा समस्या, लेकिन उन्होंने सोचा कि सब समस्या समाधान हो गया, अब हम डीपीएससी का पालन करेंगे। आरक्षण 15 में कर ही दिया कि 15 ही इसका प्रावधान है, 15 को कैंसिल, 15 में 4 शामिल कर दिया कि 15 को कैंसिल नहीं कर सकते। 31 में 31(1)(2) में 31 क ख भी शामिल कर दिया। नेहरू जी को लगा कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन तुरंत प्रथम संवैधानिक संशोधन के बाद एक बड़ा मामला आया। नाम सुना होगा आपने, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य का मामला। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला 1951 में आया। इस मामले में क्या था? इस मामले में इन्हीं दोनों अनुच्छेद 13 और 68 को लेकर विवाद हो गया। इस 9th शेड्यूल को लेकर विवाद हो गया। 15(4) को डाला, उस पर विवाद हो गया। 31 में डाला क ख, उस पर विवाद हो गया। अब क्या विवाद था? 13 और
68 में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 देखिए, अनुच्छेद 13 एक जो है, ध्यान से समझिएगा, इसको सुनिएगा। अनुच्छेद 13 एक कहता है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक कि वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हो। यानी यह 13 जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है मौलिक अधिकार कि संविधान लागू होने से पहले भारत में प्रवृत्ति विधियां, जो भारत में विधियां होंगी, वह उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। यानी यह कहता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। अब महत्वपूर्ण विवाद अनुच्छेद 13(2) को लेकर था। 13(2) क्या है? 13(2) कहता है कि राज्य को ऐसी विधि बनाने, समझिएगा इसको, कि राज्य को ऐसी विधि बनाने से निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसी विधि बनाने से निषिद्ध करता है जो भाग 3 में दिए मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है कि कोई भी ऐसा संसद कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो या उसको कम करता हो। यानी संसद को कानून बनाने से रोकता है अनुच्छेद 13(2). कैसे कानून? जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हो। अब इंटरेस्टिंग 13(3), इससे भी इंटरेस्टिंग, यहां तो रोक दिया। अब 13(3) क्या कहता है? उन्होंने 13(3) में विधि को परिभाषित किया कि विधि होगी क्या। तो उन्होंने कहा कि 13(3) में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत जो विधि होगी 13(3) में, उसके अंतर्गत अध्यादेश, अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है, आदेश जो कार्यपालिका करती है, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम, अधिसूचना, नियम, विनियम, अधिसूचना, यहां तक कि वो कहता है कि वे रूढ़ियां या परंपराएं जिन्हें संविधान कानून की तरह मानता है, ये सब विधि में आएंगे। ये सब 13(3) में जो विधि की परिभाषा दी गई उसमें आएंगे। 13(3) के विधि में ये सब आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये 13(1) कहता है कि संविधान बनने के पहले जो भी नियम होंगे वे नियम उसी सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक वो भाग 3 के उपबंधों का उल्लंघन करते हो। 13(2) कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार समाप्त होता हो या न्यून होता हो। और 13(3) कहता है कि जो विधि होगा, विधि क्या होगा? तो अध्यादेश, आदेश, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं जिन्हें संविधान जैसी मान्यता दे रहा है समाज, ये 13(3) कहता है। यानी 13(2) बहुत महत्वपूर्ण है, जो सीधे सीधे कहता है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकार न्यून होता हो या समाप्त होता हो। अब आते हैं अनुच्छेद 368 पे। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद को कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की शक्ति होगी। एक तरफ अनुच्छेद 368 संसद को कानून बनाने की पूरी छूट देता है, संविधान संशोधन की छूट देता है, और दूसरी तरफ 13(2) कहता है कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे मौलिक अधिकार खंडित हो रहा है, यानी वहां रोकता है। अब देखिए, संविधान की दो धाराएं आपस में, दो अनुच्छेद आपस में लड़ रहे हैं, बड़ा विवाद है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी गई कि क्या संविधान
में ऐसा कोई संवैधानिक संशोधन हो सकता है जिससे भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। ध्यान दीजिएगा, नेहरू जी की सरकार ने 15-16 में संशोधन किए, 31 में संशोधन किए। आरक्षण, दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण, ये 2 प्रमुख मुद्दे थे। डीपीएससी को लागू करना था, उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन में परिवर्तन कर दिए। अब शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी गई कि जो परिवर्तन किए गए हैं, संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, क्या वो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाग 3 का मौलिक अधिकार 13(2) क्या कहता है कि कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे मौलिक अधिकार न्यून होता हो या मौलिक अधिकार समाप्त होता। इसमें जो पिटिशनर थे उनका तर्क था कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति, भाग 20, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन भी 13 में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत है। यानी कि जो अनुच्छेद 13 में संवैधानिक संशोधन, जो संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संवैधानिक संशोधन कर रही है, वह संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 में परिभाषित विधि के अंतर्गत है। ये उन पिटिशनरों का तर्क था कि जो संसद ने ये संविधान संशोधन किए, ये जो पहला संविधान संशोधन किया, वो भी तो उसी में आ रहा है। पिटिशनरों ने यह तर्क दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात, और मैं अभी कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी व्यवस्था नेता के या शासक के शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। अगर शासक शक्तिशाली है तो न्यायपालिकाएं भी मन देखती हैं शासक का। अब देखिए, नेहरू जी शक्तिशाली थे, सर्वमान्य नेता थे, प्रधानमंत्री थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी। तो उनकी बात को काटना भी एक बार न्यायपालिका को सोचना पड़ता। और दूसरे, उन लोगों के भी विचारधारा को काटना पड़ता जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। पिछड़ा हो, अनुसूचित जनजाति हो, जाति हो, दलित हो, जो भी हो, महिला हो, इन सब ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। और इनको चाहिए क्या था कि हमको समान अधिकार मिले, हमको सम्मान मिले, हमारे साथ भेदभाव न किया जाए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी नेता की शक्ति, सरकार की शक्ति और जनता की मनोभावनाओं का सम्मान किया। मैंने कहा कि देखिए, जब सरकार शक्तिशाली होती है तो न्यायपालिकाएं भी देखती हैं कि सरकार शक्तिशाली है कि नहीं। आगे आप देखेंगे कि नेहरू जी के जाने के बाद जब सरकार थोड़ी कमजोर पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत हावी हो जाता है। और फिर जब मिसेस इंदिरा गांधी ताकतवर बनती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नम्र हो जाता है। अब शासक के ऊपर निर्भर करता है। तो उस समय नेहरू जी की प्रतिष्ठा थी और उन स्वतंत्रता के सपना देखने वाले लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक समानता को देना भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है, अनुच्छेद 368, इसका समर्थन किया कि जो संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 है, उसी में मूल अधिकार भी शामिल है। यानी अनुच्छेद 368 की शक्ति में मूल अधिकार भी, भाग 3 भी निहित है और इस शक्ति का प्रयोग करके वो भाग 3 में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाके सुप्रीम कोर्ट ने किसका साथ दिया? सरकार का साथ दिया। अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल वे कानून आते हैं, ये विधि, जिस विधि को 13 में परिभाषित किया गया, केवल वे कानून आते हैं जो सामान्य विधायी, देखिए भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग है, कठोर भी है और लचीला भी। सामान्य विधेयक को साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है,
लेकिन जो विशिष्ट मामले होते हैं उसको विशिष्ट बहुमत से, और जो संवैधानिक संशोधन के मामले होते हैं उसमें अति विशिष्ट बहुमत, यानी दोनों सदनों में, एक तो दोनों सदनों में पास होना चाहिए, वो भी कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और आधे से अधिक राज्यों का, प्रांतों का, के विधानमंडलों का समर्थन। तो अनुच्छेद 13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल वे कानून आते हैं जो सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्मित किए गए। उन्होंने कहा कि केवल वे कानून आते हैं जो सामान्य विधायी शक्ति के द्वारा परिवर्तित किए गए। लेकिन संविधान संशोधन का मामला अलग है। देखिए मित्रों, देखिए कितनी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट ने समय को भांपा, सरकार की शक्ति को देखा और जनता की मनोभावनाओं को देखा, समाजवादी विचारधारा को लागू करने के राज्य की नीयत को देखा, डीपीएससी को देखा, उन लोगों की भावनाओं को देखा जो लोग स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में, और स्वतंत्र भारत में एक अपने लिए नया सपना देख रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये जो संवैधानिक संशोधन है यह सामान्य संशोधन नहीं है, यह संवैधानिक शक्ति के प्रयोग करके पारित किया जाता है। यह इस विधि में संवैधानिक संशोधन, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक संशोधन, धानिक संशोधन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक संशोधन है, वह इसमें शामिल नहीं है, इस विधि में शामिल नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अतः अगर आप देखें तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन संवैधानिक होंगे, भले ही वह मूल अधिकार का उल्लंघन क्यों न कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्वोच्च न्यायालय में कि यह संवैधानिक संशोधन इस विधि से अलग है। 13 में जो व्याख्या की गई अनुच्छेद 13 में कि यह विधि, ऐसा कोई विधि संसद नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार न्यून होता हो या समाप्त होता, और विधि में क्या होगा तो ये होंगे, इसी को लेकर कोर्ट में लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संवैधानिक संशोधन जो है वह इस विधि में शामिल नहीं है, वह अलग प्रक्रिया है। इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन होंगे वे भले ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों न करते हों, वह वैध होंगे। यानी यहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया। अब देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया से सरकार चल रही है। तब तक घटना होती है 64 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। देखिए इस पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा कि कैसे सरकारें प्रभावित होती हैं और कब जब सरकारें कमजोर पड़ती हैं तो न्यायपालिकाएं कैसे मजबूत हो जाती हैं। तमाम मैटर आए इस बीच में, लेकिन सबने शंकरी प्रसाद का कोर्ट ने साथ दिया। लेकिन जब 64 में नेहरू जी की मृत्यु होती है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आती है। उतनी ताकतवर सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक था। उधर चौधरी चरण सिंह नेहरू जी के बाद इकलौते वारिस के रूप में माने जा रहे थे कि ये हो जाएंगे, लेकिन उधर के कामराज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो चाहते नहीं थे कि चौधरी चरण सिंह जैसा खुददार तेज तर्रार आदमी प्रधानमंत्री बन जाए। तो कुछ दिन गुजराली नंदा रहे कार्यवाहक, उसके बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेसियों ने बना दिया प्रधानमंत्री। तब तक युद्ध शुरू हो गया। 62 के युद्ध से दुखित होकर नेहरू जी चले गए। तब तक 65 का युद्ध हुआ, और 65 के युद्ध के बाद भारत ने जीता। लाल बहादुर शास्त्री की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, जय जवान जय किसान का नारा भी चला। तब तक ताशकंद समझौते में गए लाल बहादुर शास्त्री, और किसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई वहां पे। अब बड़ा कठिन परिस्थिति थी। इधर मोरारजी भाई देसाई ने पहली बार तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लाल बहादुर शास्त्री बन गए, लेकिन अब उन्होंने मन बना लिया कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। और इधर मिसेस इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में,
कुछ अनुभव उनको भी हो चुका था और अंदर अंदर वो भी मन बना चुकी थी। और इधर के कामराज चौधरी चरण सिंह को चाहते नहीं थे। किंग मेकर कहा जाता है के कामराज को, क्योंकि उनके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दौरान 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, 2 बार उनको किंग मेकर बनने का मौका मिला। अब के कामराज ने चौधरी चरण सिंह को बैलेंस करने के लिए मिसेज इंदिरा गांधी को तैयार किया, और वो भी वो नहीं जानते थे कि मिसेज इंदिरा गांधी इतनी तेज तर्रार निकल जाएंगी। वो मिसेज इंदिरा गांधी को यह समझकर प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया कि अरे ये तो बच्ची है, मेरे हिसाब से चलेगी। एक बड़ा पॉपुलर शब्द आया, गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया कहा उसको, लेकिन गुड़िया कितनी गूंगी निकली ये तो किंग कामराज को भी पता चल गया और चौधरी चरण सिंह को भी पता चला, पूरे भारत को पता चला कि इतनी तेज तर्रार शासिका, इतनी तेज तर्रार प्रधानमंत्री, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में शासन सत्ता चलाई और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए, और बांग्लादेश के आने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, एक नए देश, पाकिस्तान के बंटवारे में एक नए देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बात की बात है। तो 65 में स्थिति कुछ डामाडोल थी, क्योंकि अभी मिसेस इंदिरा गांधी का भी स्टैंड क्लियर नहीं था। इधर चौधरी चरण सिंह अलग से अपना झंडा गाड़े हुए थे। उस समय एक मामला आता है सज्जन सिंह का मामला। सज्जन सिंह, यह शंकरी प्रसाद का मामला था। शंकरी प्रसाद, इसको याद करके रखिएगा। रुकिए मैं इसको लिखता हूं फिर ठीक से। दो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368, इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। पहला जो था वो शंकरी प्रसाद का मामला 1951। दूसरा मामला आया 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला 1965। अब इस मामले में भी मिसेस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो चुकी थी। इस मामले में भी कोर्ट ने इसी शंकरी प्रसाद के निर्णय को लेकर इसकी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। 368 के संविधान संशोधन यही इसी के साथ चले गए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह के मामले में अपने पुराने निर्णय, शंकरी प्रसाद मामले वाले निर्णय को ही दोहराया, उसी बात की पुष्टि की। अब इधर कांग्रेस में आपस में भिड़ंत चल रही है, और एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस 2 भागों में बट गई। चूंकि मिसेस इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया नहीं रही, तेज तर्रार निकल गई, कई कामराज को बर्दाश्त नहीं, इधर मोरारजी भाई देसाई नाराज। अब कांग्रेस में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को लेके, चूंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जा चुके थे, उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, उनको चार्ज दिया गया। उसके बाद के कामराज और चौधरी चरण सिंह इत्यादि लोगों ने नीलम संजीवा रेड्डी को प्रत्याशी बना दिया। लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। मिसेस इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को खड़ा कर दिया और उनका सपोर्ट भी किया, अंतरात्मा की आवाज की बात की, और अंततः बीबी गिरी जीत गए। नीलम संजीवा रेड्डी शासन सत्ता के प्रत्याशी होते हुए, बहुमत दल के प्रत्याशी होते हुए भी हारे। अब कांग्रेस विखंडन के कगार पे आ गई। कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई। एक कांग्रेस सिंडिकेट जो चौधरी चरण सिंह और के कामराज इत्यादि लोगों का था, और एक कांग्रेस आई इंदिरा का सिंडिकेट इंडिकेट। खैर तमाम वामपंथी दलों ने, के करुणानिधि इत्यादि ने समर्थन दिया, प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन स्थिति कमजोर थी उस समय, बहुमत की सरकार नहीं थी। उस समय मौका मिला सुप्रीम कोर्ट को, और एक नया मामला आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य।
1967। ये बेसिक मामला वही 9th शेड्यूल या जमीन को लेकर था, भूमि अधिग्रहण को लेकर था। दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, उनका मामला था, 1967 में आया। अब इस समय सरकार कमजोर थी, आपस में लड़ रहे थे लोग, सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल गया। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की बेंच बैठी और 6-5 से फैसला दिया। क्या फैसला दिया? उसने 6-5 के फैसले से, यानी 6 जज एक तरफ थे, 5 एक तरफ थे, 11 की संवैधानिक पीठ थी, 6-5 के फैसले से अपने पूर्व के निर्णय को, यानी सज्जन सिंह के निर्णय को, शंकरी प्रसाद वाले निर्णय को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस समय मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव जी थे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले वाले केस में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में वो कहते थे कि अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द है उसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं आता। लेकिन इस मामले में, गोलकनाथ के मामले में 1967 में पलट दिया फैसला और सुब्बा राव जी ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधिक शब्द के अंतर्गत सभी विधियां, सभी प्रकार की विधियां आती हैं, चाहे वह विधानमंडल के साधारण विधियों से बनाई गई शक्ति का प्रयोग के द्वारा बनाई गई कानून हो, निर्मित कानून हो, या फिर संवैधानिक संशोधन ही क्यों ना हो। यानी अब यह संविधान संशोधन इस 13 के विधि के परिभाषा में आ गया। और जब आ गया, मान लिया कोर्ट ने गोलकनाथ के मामले में 6-5 के बहुमत से कि वास्तव में 368 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ है वह भी 13 की विधि में आता है, और अगर 13 की विधि में आता है तो निश्चित रूप से संविधान में, मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते, यानी अपने निर्णय को ही पलट दिया। अब देखिए कहानी रोचक क्यों बनी, मैंने आपसे बताया भी था कि जब सरकारें मजबूत होती हैं तो न्यायपालिका भी उनका साथ देती है, लेकिन जब सरकारें कमजोर हो जाती हैं तो न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं अपना रुख बदल देती है। जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तो सरकार ने कुछ नहीं बोला, जब कांग्रेस में विखंडन नहीं था, लेकिन जब जो सरकार कमजोर होती है तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला और सुब्बा राव जी ने यह निर्णय दे दिया। अतः संविधान, उन्होंने कहा कि अतः यह जो 368 का संवैधानिक संशोधन का है, वह संवैधानिक संशोधन कोई भी विधि हो, चाहे साधारण संशोधन हो, साधारण विधि हो, साधारण विधेयक प्रकार से बनाया गया कोई कानून हो, संसद द्वारा पारित किया गया, या संविधान संशोधन ही क्यों ना हो, सब 13 में आते। उन्होंने कहा कि संविधान में किया गया कोई भी संवैधानिक संशोधन जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है वह असंवैधानिक उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी गोलकनाथ के मामले में, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को इस मामले में पलट दिया, यानी जनता मूल अधिकारों के साथ चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब समस्या तो आई, अब इधर फिर चुनाव हुए, चुनाव 72 में होने थे, लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी ने पहले ही चुनाव करा लिए 4 साल पर ही, और कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जनता के बीच गई, वो जनता से बार बार गुहार लगा रही थी कि मैं चाहती हूं कि सबको शिक्षा मिले, आरक्षण मिले, सबको जमीनें प्राप्त हों, और भी तमाम मामले थे। प्रीवी पर्स का मामला था कि राजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाता था, एक बड़ा मामला है, मैं कभी और बताऊंगा। थोड़ा सा यहां बता दूं कि जो राजा आए, जो शामिल हुए भारत में स्वतंत्रता के समय, उनको कुछ पेंशन दिया जाता था जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, संचित निधि से ये दिया जाता था। इसको समाप्त करने की बात थी, सीलिंग एक्ट लाने की बात थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात थी।
अब जनता के सामने ये मुद्दा रखा, गरीबों के सामने लगा कि हम तो तुम्हारे गरीबों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन ये राजा महाराजा नहीं करने दे रहे हैं, ये लोग नहीं करने दे रहे हैं। जनता को मिसेस इंदिरा गांधी की बात समझ में आई और जनता ने पूर्ण बहुमत से, बड़े विशाल बहुमत से, प्रचंड बहुमत से मिसेस इंदिरा गांधी को पुनः शासन सत्ता में ला दिया और पुनः प्रधानमंत्री बन गए। अब मिसेस इंदिरा गांधी ताकतवर हो गई। अब मिसेस इंदिरा गांधी को लगा कि जो गोलकनाथ मामले में निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस निर्णय को पलटने की छटपटाहट थी उनके अंदर, लेकिन उस समय वो कमजोर थी, बहुमत में सरकार नहीं थी, गठजोड़ से चल रहा था, गठबंधन की सरकार थी। अब पूर्ण बहुमत में आ चुकी थी। उन्होंने 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन किया। 24वां संवैधानिक संशोधन किया। संवैधानिक संशोधन इस मामले को, गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अगेंस्ट दिया, उसको पलटने के लिए उन्होंने 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में कर दिया। इस संशोधन में उन्होंने किया क्या? अब देखिए, फिर वही 13 और अनुच्छेद 368, मूल विवाद इन्हीं का है कि कौन बड़ा। अब उन्होंने संशोधन में 13(2) में, अनुच्छेद 13(2) में यह वाक्यांश जोड़ दिया, संसद ने पारित करके जोड़ दिया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि 13(2) में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। यहां स्पष्ट कर दिया कि जो 368 में के माध्यम से संवैधानिक संशोधन है, वह संवैधानिक संशोधन उस वाक्यांश में ही जोड़ दिया कि वह 13(2) में शामिल विधि के बराबर नहीं है। अब मैटर आ गया, एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है और मुझे लगता है कि अगर भारतीय संवैधानिक इतिहास को देखा जाए, मौलिक अधिकारों को देखा जाए और महत्व के दृष्टि से देखा जाए, तो एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला, बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए, ये जो मामला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, (1973). इसमें 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक निर्णय आया। उस निर्णय की चर्चा करेंगे। पहले हम यहां जान लें कि केशवानंद भारती का केस क्या था। देखिए, वही एक मठ था, मठ के पास जमीन थी, भूमि अधिग्रहण बिल और 9th शेड्यूल, जिसको चैलेंज किया गया था 9th शेड्यूल को, उस 9th शेड्यूल में मामले न्यायालय में नहीं जा सकते थे। उनके मठ के भूमि का अधिग्रहण कर लिया सरकार ने, केरल राज्य ने। अब इसी मैटर को लेकर यह विवाद हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा जाता है कि इस फैसले ने इन दोनों के विवाद को भी समाप्त कर दिया और एक इतिहास का नया पन्ना लिखा, एक नया पन्ना संवैधानिक इतिहास का लिखा, एक नया इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया। इस बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को इसी केस के इस निर्णय ने, जो 24 अप्रैल 1973 को आया, उसने दिया। अब इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो चुनौती दी गई, 24वें संवैधानिक संशोधन को ही चुनौती दे दी गई, जो मिसेस इंदिरा गांधी ने 13(2) में वाक्यांश जुड़वाया था, उसी को चुनौती दे दी गई और पीठ बैठी। चूंकि पहले गोलकनाथ के मामले में 11 संवैधानिक जजों की पीठ बैठ चुकी थी, अब निर्णय को बदलना था या उससे बड़ा निर्णय करना था, तो उससे बड़ा जज
13 ही जज थे, 13 बैठ गए। 13 जजों की पीठ में 6-7 6-7 से यह निर्णय दिया, यानी एक तरफ 6 थे और एक तरफ 7, कि संसद को, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 368, इस निर्णय में क्या कहा, केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। उन्होंने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया यहां सुप्रीम कोर्ट ने। ध्यान दीजिएगा, मिसेज इंदिरा गांधी ताकतवर थी, मिसेज इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर थी। सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा ना कि कोर्ट भी देखती है कि न्यायपालिका मजबूत है कि कमजोर है। यहां मैक्सिमम चीजें सरकार के पक्ष में थी कि 9th शेड्यूल, इसके पहले जो भी 9th शेड्यूल में जो भी कानून रहे उस कानून को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, पहले वाले अब आगे से नहीं रखेंगे। आगे से कोई कानून आएगा तो उसमें कोर्ट में विवाद होगा। और सरकार ने जो गोलकनाथ निर्णय में सरकार को हराया था कोर्ट ने, उसको पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन का पूरा अधिकार होगा। संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन की शक्ति सीमित होगी। देखिए, वह कहा कि किसी में परिवर्तन कर सकती है, 13 में भी परिवर्तन कर सकती है। रोका नहीं उसने, मिसेज इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो गए, सरकार के साथ खड़े हो गए, कोर्ट खड़ा हो गया, लेकिन कहा लेकिन यह शक्ति, संशोधन की शक्ति सीमित है, असीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी। संसद, ध्यान से सुनिएगा, इसको सर्वोच्च, गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया केशवानंद भारती के केस में, कहा कि यही 368 सर्वोच्च है, इसमें भी संशोधन कर सकती है, सर्वोच्च शक्ति है, उसको संसद को प्राप्त है। लेकिन उसकी यह शक्ति ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। और कहा कि संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे संविधान का मौलिक ढांचा, मूल संरचना डिस्टर्ब हो। बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचा। कहा कि संशोधन तो कर लेगी, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी। कहा कि शक्ति है संशोधन की उसके पास, लेकिन यह शक्ति सीमित है, असीमित नहीं है। कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो। अब प्रश्न यह उठता है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो न्यायपालिका ने उस समय कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताए और कहा कि समय समय पर इसकी बात की जाएगी। उसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थे, जैसे पहला, संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान के को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, संविधान की मूल भावना को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, संविधान सर्वोच्च है। दूसरा, सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक स्वरूप, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कोई संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन करती हो। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक स्वरूप को खंडित करती हो। तीसरा, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो पंथनिरपेक्षता के स्वरूप को नष्ट करती हो। चौथा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के तीन अंग हैं। इन तीनों के बीच शक्तियों के पृथक्करण को खंडित नहीं कर सकती। ये तीनों शक्तियों के पृथक्करण की जो सिद्धांत दिया गया हमारे संविधान में, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। संविधान के संघात्मक स्वरूप को नष्ट नहीं, जो जिस स्वरूप में संविधान का स्वरूप है संघात्मक, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता।
कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की संकल्पना, याद होगा आपको डीपीएससी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आया किस लिए था कि लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की संकल्पना, सोशल जस्टिस। तो जो डीपीएससी, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, यानी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे सामाजिक और आर्थिक जो न्याय की संकल्पना है वो संविधान की प्रस्तावना में भी लिखी है, वह खंडित नहीं हो सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 137 क्या था, कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का, कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे वो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ही ले ले, उससे बिल्कुल नहीं ले सकती। इसके अलावा और बताया व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको संसद कानून बनाकर नहीं छीन सकती, उसकी गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। राष्ट्र की, अगला बताया, राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। और बताया कि संविधान की उद्देशिका में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट उद्देश्य, जो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, संविधान की प्रस्तावना मैंने बताई थी कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, धर्म उपासना पूजा इत्यादि की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, यानी संविधान के प्रस्तावना में जो चीजें दी गई हैं, उद्देश्य दिए गए हैं, उनको संसद खंडित नहीं कर सकता। अब देखिए इस केस में कितना ऐतिहासिक निर्णय था। ये 24 अप्रैल 1973 को आया, जिसमें इन दोनों अनुच्छेदों को, विवादों का पटाक्षेप किया इस केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने। और देखें आप, तो ये फैसला सरकार के विपक्ष में नहीं था, सब कुछ सरकार के पक्ष में ही जा रहा था। गोलकनाथ के निर्णय को बदल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाया। बेचैनी, सरकार की बेचैनी, मिसेस इंदिरा गांधी की बेचैनी बढ़ गई कि भले ही फैसला, पूर्व के फैसले को बदल दिया और पूर्व के सरकार के लिए गए पूर्व के निर्णय को, 9th शेड्यूल को और जो भी परिवर्तन हुए, भूमि अधिग्रहण हुआ, उन सबको संवैधानिक किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक संशोधन 24, 25, 26, 27, 28, 29 सबको मान लिया, लेकिन संसद की असीमित शक्ति पे सीमाएं लगाई। किसकी सीमा? इस बेसिक स्ट्रक्चर की सीमा। इस केशवानंद भारती के मामले में इस प्रतिपादित आधारभूत ढांचे को अनेक मामलों में लागू किया गया। यहीं से आया यह संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की थी। अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा और है। हालांकि महत्वपूर्ण बेसिक स्ट्रक्चर यहां आ गया, अब ये चैप्टर यहां क्लोज होता है, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चूंकि मिसेस इंदिरा गांधी की बेचैनी थी और उसी समय इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का मामला था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर 39वें संवैधानिक संशोधन के खंड 4 को, जिसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन, जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन है, इस संबंधी प्रधानमंत्री से संबंधित निर्वाचन के किसी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। 39वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मिसेस इंदिरा गांधी ने किया था, उसको शून्य घोषित कर दिया, अविधिमान्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के मुकदमे में। बड़ा ऐतिहासिक मुकदमा है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। उनके अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा था। इस निर्णय में न्यायाधीश मैथ्यू एवं खन्ना ने संविधान का आधारभूत ढांचा एक और बताया। कहा कि वास्तव में इसी संविधान के आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर निर्णय दिया। कहा कि
बहुत सारे मौलिक ढांचे के सिद्धांत को उन्होंने पहले बताया भी था। अब उन्होंने 3 और चीजें बताई। पहला, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। याद होगा आपको अनुच्छेद 14, कहा कि यह भी मूल ढांचा है विधि का शासन। इस विधि के शासन को नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि संविधान सभा जो थी उसने विधि बनाया, उसकी शक्ति में और संसद की शक्ति में अंतर है। संसद परिवर्तन कर रही है, संविधान सभा ने विधि बनाया, यानी रूल ऑफ लॉ को आप खंडित, विधि की समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण को खंडित नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने बताया जुडिशियल रिव्यू, जेआर लिख रहा हूं मैं, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 137, कहा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति दी गई है आर्टिकल 137 के अंतर्गत, कि वह व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के किए गए कार्यों के संवैधानिकता की जांच करे, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, यानी जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर में। तीसरा, इसी मामले में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायाधीश मैथ्यू खन्ना ने कहा कि लोकतंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। अब इधर मिसेस इंदिरा गांधी की बेचैनी और बढ़ी। उन्होंने उसके बाद तो इमरजेंसी ही लग गई, इमरजेंसी लगा दिया। और इमरजेंसी के दौरान, जिसे कहा जाता है सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन, जिसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संवैधानिक संशोधन, धानिक संशोधन 1976, इस 42वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान। इसमें 368 में, अनुच्छेद 368 में 2 खंड और जोड़ दिए। अब देखिए, अपनी शक्ति को खोना नहीं चाहती थी संसद, मिसेस इंदिरा गांधी नहीं खोना चाहती थी संसद की शक्ति को। खंड 4 और 5, अनुच्छेद 368 में 4 और 5 2 खंड जोड़ दिए, और इस खंड में यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन किसी भी संवैधानिक संशोधन के वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बेचैनी सरकार की कि कैसे शक्ति संसद से चली जाए, सुप्रीम कोर्ट कैसे हावी हो जाए। उन्होंने इस अनुच्छेद 368 में चौथा प्रावधान लाया कि 368 में किए गए संवैधानिक संशोधन को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो मौलिक ढांचा का ही आधार क्यों न हो। और उसने कहा कि इस संशोधन में कहा गया कि संसद को किसी भी अनुच्छेद में कोई उपबंध जोड़ने, प्रवर्तित करने या उसको समाप्त करने की पूरी शक्ति है। 4 और 5 में ये 2 बातें कह दी, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को ही एक तरीके से नकार दिया। तब तक मिसेस इंदिरा गांधी की विदाई हो गई, इमरजेंसी समाप्त हुई और जनता पार्टी की सरकार आई। तब तक 1980 में एक मामला आया। इसी दौरान 1978 में भी संशोधन हुआ, 44वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और तमाम कार्य किए गए। 1980 में एक मामला आया, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह जो
42वें संवैधानिक संशोधन में, इस 42वें संवैधानिक संशोधन में ये जो दोनों जोड़ा गया था, इन दोनों को समाप्त कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। यानी पुनः बेसिक स्ट्रक्चर की बल्ले बल्ले हो गई, पुनः बेसिक स्ट्रक्चर स्थापित हो गया। और उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित शक्ति है, स्पष्ट कर दिया सीमित शक्ति है। और बताया बेसिक स्ट्रक्चर में कि बेसिक स्ट्रक्चर में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना भी बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया। जो लड़ाई थी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट्स में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स और इसमें विवाद था, उसने बेसिक स्ट्रक्चर में ही डाल दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना भी बेसिक स्ट्रक्चर है। यह भी संविधान की आधारभूत संरचना है। तीसरी चीज बताया, बहुत सारे मामलों में मूल अधिकार, जैसे यह विवाद आया संपत्ति का विवाद, अनुच्छेद 19F, अनुच्छेद 31, तमाम स्वतंत्रता के मामले हैं, अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें मूल अधिकार में भी संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में आते। कुछ ऐसे मूल अधिकार के मामले हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते। और अंतिम तत्व उन्होंने बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका की, यह जो शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की, यह शक्ति भी कुछ मामलों में, यह शक्ति भी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आती है। इसलिए इनको अनुच्छेद 359 के अंतर्गत खंडित नहीं किया जा सकता। 359 है, हम मानते हैं कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और वो किसी भी संबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह शक्ति उसकी असीमित नहीं, सीमित है और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकते। यह मामला था। अगर आप देखें तो निश्चित रूप से केशवानंद भारती के मामले, मिनर्वा मिल्स के मामले, यह तमाम मामला पढ़ा आपने, संजय सिंह का मामला, शंकरी प्रसाद का मामला, सज्जन सिंह का मामला, गोलकनाथ का केस, केशवानंद भारती का केस, मिनर्वा मिल्स का केस। इसमें जो कुल सार रहा वह महत्वपूर्ण केशवानंद भारती का केस रहा, जिसने पहली बार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को दिया और उस परंपरा को आगे मिनर्वा मिल्स के केस ने बढ़ाया। मित्रों, थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान को जानने समझने वाले या जो संविधान को बहुत नजदीक से जानना चाहते हैं या कहीं संविधान पे बात करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको जरूर सुनिएगा और वीडियो को पॉज करके जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उनको नोट डाउन कीजिएगा। आपकी परीक्षा में ये बहुत काम आने वाले हैं। मित्रों, आज मैं विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।